अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं आईसीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करती है और सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए एक ख़ास तरतीब से टेबल को फर्दर टेबल्स में डिकम्पोज करती है ताकि इससे डेटा रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन ख़त्म हो जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट जब दूसरी क्लास में प्रमोट होता है तो उसे दोबारा पूरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या स्कूल की इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत ना हो, और उसके साथ साथ इंजर्शन अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज। जैसे कि अगर अपडेट कर रहा हो तो अगर एक कॉलम अपडेट कर रहा है तो उसके साथ 2-3 और कॉलम्स भी अपडेट करना कंपलसरी हो जाए। या फिर डिलीशन, अगर एक इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहा है तो उसके साथ साथ बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वो काफ़ी स्टेप से गुजर के उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिमूव हो जाता है। अब आ जाते हैं यूजेस के। नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ईआरडी डायग्राम्स में यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ आप देखेंगे एंटिटीज़ हैं और उनके एट्रीब्यूट्स हम चेक करते हैं कि इसके साथ मैच करते हैं या सही हैं या नहीं, या फर्दर इन एट्रीब्यूट्स को हम और एंटिटीज़ के साथ सेट कर लें या कुछ एडिशनल एंटिटीज़ बना लें। और रिलेशनल डेटा मॉडल्स जो कि एंटिटी ईआरडी डायग्राम से ही हम बनाते हैं, उस पर हम अप्लाई कर लें और चेक कर लें कि इनके जो टेबल्स बने हुए हैं इनमें कहीं एनॉमलीज तो नहीं है, बेकायदगियाँ तो नहीं है, इंजर्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या डिलीशन के दौरान। और इसके साथ जो इसकी थर्ड यूज़ जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग ओल्डर सिस्टम्स के बेस्ड पे है, ताकि ओल्डर सिस्टम में रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईआरडी डायग्राम्स को चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स पे कि हम अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर टेबल को हमने नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ है तो उसमें डेटा रिडंडेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेगा। जिस तरह नीचे इसका एग्जांपल है ये देखें। अब स्टूडेंट का ये टेबल है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एचओडी और ऑफिस टेलीफोन नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें रोल नंबर और नेम डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन ब्रांच, एचओडी और ऑफिस टेलीफोन नंबर ये हर एक एंट्री के साथ या हर एक रो के साथ कंप्लीट सेम टू सेम ही आ रहे हैं, जिसकी हालांकि इधर ज़रूरत नहीं है। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक दफ़ा एंट्री हो जाए उसके बाद बाकी स्टूडेंट नेम इसके साथ दूसरे टेबल में स्टोर हों, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा स्पेस पकड़ रहा है और इसमें फिर अपडेट करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिडंडेंसी की वजह से, और इंजर्शन और अपडेशन डिलीशन एनोमलीज भी आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करेंगे डेटा, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो इधर फिर हर एक के लिए हमने डेटा लिखना पड़ेगा, और इसके साथ अपडेशन और डिलीशन अगर हम कुछ यहाँ पे चेंज करें तो उसमें भी मसला है, या फिर अगर हम नेम डिलीट कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। इस नेक्स्ट स्लाइड में भी है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि 4 स्टूडेंट्स ने अपने डेटा एंटर किया हुआ है, तो वहाँ पे ब्रांच, एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस टेलीफोन नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि उनका सेम ब्रांच है, तो डेटा भी उसी ब्रांच दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से इसको डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, जो कि डेटा रिपीट हो रहा है सेम। इंजर्शन एनोमली। अब इंजर्शन की बात बेकायदगियाँ क्या हैं कि लेट सपोज एक न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ये कंफर्म नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो सबसे पहले एक ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ स्टूडेंट नेम एंटर कर लें और बाकी सारे नल कर लें, तो उसको बाद में फिर अपडेट करना पड़ेगा, तो इसमें एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर वेट कर लें कि जब तक वो पूरी उसका ये पता ना चल जाए कि किस डिपार्टमेंट में इसका एडमिशन होगा, उसके बाद फिर उसकी एंट्री कर लें। और दूसरा ये कि अगर 100 स्टूडेंट्स का हम सेम ब्रांच में ही एडमिशन करवा रहे हैं, डेटा एंटर करवाएंगे, तो जितने बाकी कॉलम्स हैं, ब्रांच, एचओडी, ऑफिस टेलीफोन नंबर, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सेम टू सेम ही 100 के 100 स्टूडेंट्स के लिए फिल करना होगा, क्योंकि हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन टेबल में हम करने की ज़रूरत है।
इन सिनेरियोज को फिर हम इंसर्ट एनॉमलीज कहते हैं, क्योंकि इंसर्शन पे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और फिर चेंजेस में भी मुश्किल आ जाती हैं। तो अब आ जाते हैं अपडेशन एनॉमली। अब अपडेशन एनॉमली क्या है? लेट सपोज यह है कि HOD नहीं है, बदल के कोई और आ गया है क्लासेस के दौरान या सेमेस्टर के दौरान, तो फिर हम सारे के सारे स्टूडेंट्स की रो में जो HOD है, कॉलम है, उन सब को हम चेंज करेंगे। तो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम 100% चेंज कर लें, दरमियान में शायद किसी का रह जाए, तो उसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। और ये बात याद रखें क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के बगैर हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्लैरिटी, डेटा की क्लैरिटी नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं अपडेशन एनॉमली। अब आ जाते हैं डिलीशन। अगर हम कुछ डिलीट करें इन्फॉर्मेशन तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी डिलीट हो जाएगी। जिस तरह हम यहाँ टेबल में आ जाएं, अगर मैं ये एकोन है, ठीक है, अब इसका स्कूल ख़त्म हो गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट हो गई, तो अगर ये यहाँ अब इस रो को हम डिलीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, किस डिपार्टमेंट में था, किस ब्रांच में था, HOD कौन था, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिलीशन एनॉमली। इसको फिर हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ख़त्म करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के रूल्स आ जाते हैं, तो इस हम ये रूल्स पढ़ेंगे 4th फॉर्म तक, बाकी सारे इसके रूल्स हैं, ठीक है। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड BCNF एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे कि ये है कि अब इसके 4 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सिंगल वैल्यूड या एटॉमिक वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कॉलम्स में होंगी। और दूसरा ये कि कॉलम्स में सेम डोमेन की वैल्यूज़ होंगी। लेट सपोज अगर एक कॉलम एज का है तो ऐसा ना हो कि हम उस एज के कॉलम में सैलरी इंटर कर लें। तो एज का कॉलम है तो उसमें एज की ही वैल्यूज़ होंगी, और अगर सैलरी का जो कॉलम है उसमें सिर्फ सैलरी रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन या जो सैलरी मिलती है वो। टेबल नेम्स यूनिक होंगी, ये इसका थर्ड है। और फोर्थ ये कि जिस ऑर्डर में भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेम्स, कॉलम नेम्स यूनिक है हर एक कॉलम में। जो नाम है उसी से डोमेन से रिलेटेड। अगर यहाँ नेम कॉलम है तो नीचे नाम ही होंगे, अगर यहाँ रोल नंबर है तो नीचे सारे रोल नंबर्स ही होंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट में हम देखते हैं, अब ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CN, ठीक है, OS और CN। अब इनको हम फिर अलग अलग करेंगे, सिंगल वैल्यूड करेंगे। जिस तरह नीचे देख लें OS, CN, जावा, C++, तो ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए, जो कि कंडीशन था। यहाँ पे देखें सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए, सेम डोमेन भी हो गया, यूनिक नेम्स कॉलम के हो गए, और ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था। अब आ जाते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये है कि इट शुड बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का होना ज़रूरी है। अब सेकंड क्या कंडीशन है इसकी कि इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये पता हो कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ होंगी इस टेबल में। और दूसरा ये कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अ टेबल मस्ट बी बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम प्राइमरी की। तो ये होना ज़रूरी है, सिंगल की हो, प्राइमरी की होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फुल डिपेंडेंसी। जिस तरह नीचे है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, अब इसको हम चेक करते हैं। ये जिसको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब ये क्या है, स्टूडेंट आईडी। अब एक टेबल है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच और एड्रेस। अब नेम जो है ये किसी स्टूडेंट को मेंशन कर रहा है जिसकी आईडी ये है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसी स्टूडेंट को मेंशन कर रहा है कि उसकी ख़ास रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो उसकी किस खास ब्रांच है जिस ब्रांच में वो पढ़ रहा है, और उसका कुछ एड्रेस है। तो ये जितने कॉलम्स हैं वो एक ही प्राइमरी की को पे डिपेंडेंट है। जिस तरह ये एरोज से आपको पता चल गया कि सारे कनेक्टेड हैं, और ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट आईडी के साथ। तो इसको बोलते हैं फुल
डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए ठीक है क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है फुल। इन केस अगर पार्शियल डिपेंडेंसी हो, अब यहाँ पे देखें इसका एग्जांपल स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट नेम जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे, ठीक है। और प्रोजेक्ट नेम किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नंबर पे। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि दो प्राइमरी कीज आ गई हैं, स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट नंबर। अब ये कंप्लीट फुल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं आ रही जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में किया था। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो टेबल्स में तकसीम करेंगे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की टेबल आ गई और प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट नेम जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की टेबल आ गई। ये दोनों दो टेबल्स बन गई हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या किया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स ख़त्म कर लिए, और फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी हमने ख़त्म की। अगर फुल है, अब ये फुल डिपेंडेंसी हो गई है इस टेबल की भी और इसकी भी। इस बात को मैंने पहले क्लियर किया कि पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या है, कंपोजिट की प्राइमरी कीज होते हैं, मोर देन वन। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम टेबल को ब्रेक करते हैं टू पोर्शन में, टू टेबल्स में ब्रेक तो टेबल करते हैं ताकि पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या किया था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को ख़त्म कर लिए थे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म की थी। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, लेकिन उससे पहले ये है कि इस सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसके साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं P, अब ये प्राइमरी की है और Q जो है कॉलम नेम्स हैं जो कि डिपेंडेंट है इस P पे जो कि प्राइमरी की है। इसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए, और अगर इस तरह की कंडीशन हो क्योंकि इन कॉलम्स में ही कोई ऐसी की है जो कि किसी और कोई और इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब R उसी कॉलम में से कोई कॉलम है, एक या एक से ज़्यादा, जो कि उस कॉलम्स में से कोई एक के साथ पे डिपेंडेंट है, वो भी होगा। और इसका मतलब फिर ये होगा कि PR कोई कॉलम, वही कॉलम फर्स्ट प्राइमरी की के साथ पे डिपेंडेंट है उस पर, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर कर लेंगे अभी, लेकिन एग्जांपल को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से क्या होता है, डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जो डाटा रिपीट होगा वो कम हो जाएगा इससे, और डाटा इंटेग्रिटी अचीव हो जाती है। अब इंटेग्रिटी है क्या, इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप ये पढ़ लें कि एक यूज़र है, ठीक है, वो फ़ोन नंबर गलती से डेट की फील्ड में इंसर्ट करे या डेट के कॉलम में, तो इसको बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी के, ये डाटा सही नहीं है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें इसमें मदद देती है कि हम इस तरह की गलतियां ना करें। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ अब कस्टमर आईडी कॉलम है, कस्टमर नेम, सेल्स पर्सन और रीजन। यहाँ पे अगर हम देखें कस्टमर आईडी ये यूनिक है, प्राइमरी की है। अब नेम जो है ये कस्टमर आईडी पे डिपेंड करता है क्योंकि कस्टमर का कोई नाम होगा। अब सेल्स पर्सन जो है ये भी कस्टमर आईडी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि उसका कोई नाम है तो कोई सेल्स पर्सन कोई एक होगा जो उसको ऑर्डर देगा। और रीजन जहाँ पे कस्टमर मौजूद है और सेल्स पर्सन उसको ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये से क्या है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है। लेकिन अब इस फुल डिपेंडेंट के अंदर एक और पॉइंट है कि सेल्स पर्सन की अपने रीजन हो सकते हैं। इस सेल्स पर्सन का जो भी होगा उसके एक या दो रीजन हो सकते हैं। तो ये रीजन किस पे डिपेंडेंट है, अभी सेल्स पर्सन पे। इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब कस्टमर आईडी क्या है, ये फुली डिपेंडेंट है। लेकिन अब ये क्या है, पी कस्टमर आईडी फर्स्ट, अब में पी और क्यू करें तो ये क्यू कंप्लीट ये सारे नाम है, कॉलम नेम्स, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और इसके साथ अगर क्यू आर इज डिपेंडेंट ऑन क्यू, अब ये रीजन कोई आर है और क्यू ये कंप्लीट है, इसका मतलब इन
आर है इस सुपर सेल्स पर्सन पे डिपेंडेंट है इसी क्यू की, क्योंकि सेल्स पर्सन इस क्यू का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये कोई आर है और ये इस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर इज डिपेंडेंट ऑन पी, इसका मतलब रीजन क्या है, इस पी पे डिपेंडेंट है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको आसान अल्फाज में ये कर सकते हैं कि पी और ये क्यू कॉलम नेम्स, अब इन कॉलम नेम्स के अंदर कोई और डिपेंडेंसी है जो प्राइमरी की के साथ भी उसका लिंक बन सकता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दो टेबल्स में उसको डिवाइड कर लिया। अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि कस्टमर आईडी नेम सेल्स पर्सन और ये जो सेल्स पर्सन और रीजन इसको हमने अलग कर लिया। जिस तरह यहाँ पे सेल्स पर्सन ये अलग हो गए हैं। ये स्लाइड ये उसी के साथ ही रिलेटेड है लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में किया हुआ है। अब आ जाते हैं बॉयस एंड कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये हायर वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ये वो बेकायदगियाँ सॉल्व करता है जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं कर सकता। अब वो किस तरह हम इसको चेक करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म टेबल विच डज नॉट हैव मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज is said to be in Boyes and Codd normal form। अब यहाँ पे कैंडिडेट की है क्या, कैंडिडेट कीज वो एट्रीब्यूट्स है, वो कॉलम जिसमें यूनिक आइडेंटिटीज हो या यूनिक हो, ठीक है। क्योंकि उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिपीटिशन नहीं होती, यूनिक होती हैं। या तो उसको हम प्राइमरी की भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कहते हैं कि जो प्राइमरी की हम सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली कैंडिडेट की ही होता है, और इसके अलावा और भी कैंडिडेट कीज होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। और अब वापस आ जाते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो टेबल है उसमें मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स ना हो, मतलब कैंडिडेट की का जो कॉलम है वो दो दफ़ा यूज़ ना हुआ हो, एक ही दफ़ा उसकी जो डिपेंडेंसी किसी प्राइमरी की के साथ हो, किसी और के साथ ना हो। इसको हम दूसरे एग्जांपल में चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ चेक कर लें कि BCNF के लिए क्या ज़रूरी है कि उसको थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी, पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो वो x y मतलब y x पे डिपेंडेंट हो, लेकिन x क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए या प्राइमरी की। ये प्राइमरी की होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि किस तरह। इसको हम नॉर्मल 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ के दरमियान में आता है। अब यहाँ एग्जाम्पल, अब ये स्टूडेंट आईडी ये क्या है, ये कैंडिडेट की है, और एडवाइज़र जो है ये कैंडिडेट की या प्राइमरी की हम इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नाम है वो सारे डिफरेंट हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं बेसिकली वो सेम ही है, ठीक है, स्टूडेंट के नेम्स वगैरह, लेकिन बाकी डिफरेंट है। अब ये दोनों प्राइमरी कीज़ हैं, ये अब इन पे कौन कौन डिपेंडेंट है, मेजर और GPA, ये किन पे डिपेंडेंट है, इन दोनों पे। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो अब ये क्या है, ये x है, इसको हम अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे देखें, अब ये क्या है, y डिपेंडेंट है इन दोनों पे, लेकिन यहाँ पे अब सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, एडवाइज़र पे। अगर सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो एडवाइज़र भी चेंज होगा, ठीक है। तो एडवाइज़र क्या कर रहा है, एडवाइज़र इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन मेजर या सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा एडवाइज़र भी उसके हिसाब से होगा। तो एडवाइज़र यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है, और यहाँ पे देखें x प्राइमरी की होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेजर जो है वो x है और एडवाइज़र y है। तो यहाँ BCNF का जो रूल है वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, तो इसको हम ख़त्म करेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि BCN है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होता जब मेजर यहाँ जीपीए क्या मेजर पे डिपेंडेंट होता, तो फिर इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। लेकिन ये किसके साथ, किस एडवाइज़र डिपेंडेंट है मेजर पे, क्योंकि एडवाइज़र यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की या सुपर की है, इस वजह से प्राइमरी की के साथ हम इसको डिपेंडेंट कर रहे हैं। सॉरी, प्राइमरी की डिपेंडेंट है किसी और पे, ठीक है। अब इसमें एनॉमलीज क्या आती हैं कि स्टूडेंट डिलीट एडवाइज़र। अब ये इस पॉइंट पे स्टूडेंट एडवाइज़र को डिलीट कर सकता है, हटा सकता है लिस्ट से, और एडवाइज़र अगर न्यू इंसर्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टूडेंट की भी ज़रूरत है। और इनकंसिस्टेंसीज, अब इसमें अगर हम अपडेट करें, अगर मैं एडवाइज़र का नेम चेंज करूँगा तो मुझे मेजर का भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंसी इसमें आ जाती हैं। स्टूडेंट क्योंकि एडवाइज़र को चेंज कर सकता है प्राइमरी की के हिसाब से, तो इसकी एनॉमलीज है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या है कि ये बेस का एग्जांपल है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। और इसको फिर ख़त्म करने के लिए एनॉमलीज को, इसको हम दो टेबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एडवाइज़र और मेजर, ये एक टेबल बन गई, और एडवाइज़र जो दूसरी टेबल में है एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हुआ है। अब स्टूडेंट डिलीट नहीं कर सकता एडवाइज़र को, और ना ही सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, क्योंकि ये राइट्स किसके पास आ गए हैं अब, एडवाइज़र के साथ, जो कि प्राइमरी एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है। अब आ जाते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म हो, जो कि 3.5 है, जो भी अभी किया हमने। लेकिन उसके साथ साथ टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें देखें वन साइंस, जो एक स्टूडेंट है उसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, और कोर्स साइंस, और इसकी हॉबीज़, अगर हॉबी एक और वो एंटर करना चाहता है जिस तरह यहाँ पे, तो वो अपनी कोर्स भी उसके साथ ही मेंशन करेगा, अगर वो हालांकि हॉबीज़ ऐड कर रहा है लेकिन उस कॉलम में वो कोर्स भी ऐड कर रहा है, तो ये मल्टी वैल्यूड आ रही है, क्योंकि इसमें अगर वो हर हॉबी एंटर करेगा तो वो इसकी वही साइंस ही इंसर्ट करेगा दोबारा कोर्स में फिल करने के लिए। तो ये आ जाती है मल्टी वैल्यूड। और मल्टी वैल्यूड कैसे, क्योंकि कोर्स और हॉबी अलग अलग हैं, इस टेबल में इनका मतलब रिलेशन बन ही नहीं रहा है, और रिलेशन अगर बन नहीं रहा है तो इसको हम फर्दर टेबल में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जिस तरह यहाँ देखिए, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉलम्स कोर्स एंड हॉबी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो इन दोनों का आपस में ताल्लुक है ही नहीं। इस वजह से इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जो कि अननेसेसरी रिपीटिशन होती है इस वजह से, और बाकी एनॉमलीज भी। इसको फर्दर ब्रेक डाउन इस तरह करेंगे कि स्टूडेंट आईडी कोर्स अलग हो गया और दूसरा टेबल में हॉबीज़ अलग हो गई। अब इसमें अगर एक स्टूडेंट है 1, वो अपनी हॉबी कोई और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकता है, जिसका कोर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोर्स के टेबल वही सेम टू सेम ही रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या था, हम कोर्स भी ऐड कर रहे थे। थैंक यू।